आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक और क्राइम की कहानी की छोटी सी झलक। वो इसलिए कि अक्सर जब कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल झूठ बोलता है, मुजरिम झूठ बोलता है बचने के लिए, चाहे वो पुलिस के सामने हो, अदालत के सामने हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस भी झूठ बोलती है, और कुछ बार ऐसा भी होता है कि पुलिस जो झूठ बोलती है वो केस को सॉल्व करने के लिए बोलती है। तो ये मज़ेदार कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक शख्स का कत्ल हो जाता है। पुलिस कातिल की तलाश करती है, कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। काफ़ी लंबी चौड़ी तफ्तीश के बाद पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि आखिरी बार जो मरने वाला शख्स था मकतूल, वो एक बाइक पर देखा गया था और उस बाइक पे ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे, यानी एक बाइक पे 3 लोग। बस इससे ज़्यादा और कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस ने उस इलाके के ऐसे तमाम लड़कों को ढूंढना शुरू किया जिससे मरने वाले की दोस्ती थी और जिसके पास बाइक है। तो करीब 20-25 ऐसे लोग मिले जिनके पास बाइक है और कोई ना कोई जान पहचान थी, मरने वाले से दोस्ती थी। पुलिस ने उनको ज़ीरो इन करना शुरू किया, एक एक की तफ्तीश शुरू की। लेकिन धीरे धीरे हर एक का पता चला लोकेशन अलग था, जहाँ कत्ल हुआ वो उस दिन था नहीं, उस दिन मिला नहीं। तो करते करते ऐसे सारे लोग साइड होते गए। बस एक बाइक बची जिसके 2 जो बाइक सवार थे वो शक के घेरे में आए। पुलिस ने उन दोनों को बुलाया, उनसे लंबी पूछताछ की। दोनों ने अपनी कहानी सुनाई, कहा कि हमारा कोई कत्ल से लेना देना नहीं, हम तो कहीं और थे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इत्तेफाक की बात की, जहाँ पे लाश मिली और जिस जगह पे वो बाइक पे जाने की बात थी, उस पूरे रूट में कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरे भी छान मारे और ये बात कातिल को भी मालूम थी कि यहाँ पे आसपास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब पुलिस ने उन 2 बाइक सवारों को बुला के लंबी पूछताछ की, उनसे तमाम तरह से हथकंडे अपनाए, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। आखिरकार मजबूरी में पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तफ्तीश जारी रखी, उन दोनों पर नज़र रखी। फिर 2-3 दिन के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि कातिल यही दोनों। इसके बाद पुलिस उन्हें दोबारा बुलाती है, फिर से पूछताछ होती है, फिर वो दोनों वही राग कि मैंने कत्ल नहीं किया। इसके बाद पुलिस एक झूठ बोलती है और वो झूठ काम कर जाता है, और वो दोनों जो पिछले कई दिनों से पुलिस को बेवकूफ़ बना रहे थे वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस ने असल में उनसे झूठ बोला कि जिस दिन ये कत्ल हुआ मकतूल तुम्हारे साथ था, तुम्हारी बाइक पे सवार था और तुम दोनों उसके साथ थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रूफ है तो आप दीजिए, कोई सीसीटीवी या कहीं हम मिले हों। तो उसने कहा सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन तुम्हें नासा का नाम सुना है? अब दोनों पुलिस वाले का मुंह देख रहे थे, दोनों पढ़े लिखे भी थे। उसने कहा नासा का सैटेलाइट होता है और वो सैटेलाइट दुनिया के किसी भी कोने की किसी भी जगह की तस्वीर देती है। तो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिला नहीं, तो हमने नासा से कांटेक्ट किया और नासा से हमने कहा कि आप हमें इस वक्त की, इस तारीख की, जगह की सैटेलाइट तस्वीरें भेजिए, इमेज। और बोला उस सैटेलाइट इमेज में तुम्हारी बाइक और तुम दोनों दिखाई दे गए। अब जब ये सुना तो दोनों कातिल, उन्हें लगा कि अब तो बचने का तरीका नहीं है। उसके बाद दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया, सारी चीज़ें बता दी, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए पुलिस ने, तब फिर उन्हें बताया गया कि ये नासा और सैटेलाइट वाली कहानी झूठी थी, लेकिन एक झूठ की वजह से उन्होंने वो सच बोल दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है। ये दिल्ली का और सच्चा वाक़या कहानी अभी 2 दिन पुरानी बात है ये। तो एक कत्ल इस तरीके से पुलिस ने गुत्थी सुलझाई। अब आते हैं आज की कहानी पर। किन्नर, ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ही जो किन्नर हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको थर्ड जेंडर का एक दर्जा दिया था। बाकायदा एक बड़ी जीत थी किन्नरों के लिए। इसी किन्नर से जुड़ी हुई एक क्राइम दिल्ली में, और ये बड़ी सनसनीखेज कहानी है। एक कत्ल है, एक करोड़पति किन्नर का कत्ल, और उस कत्ल के लिए पहले सुपारी जब दिया गया तो मांगा उसने 1 करोड़ रुपए। सोचिए, आप कत्ल के लिए किन्नर के 1 करोड़ की मांग हुई, लेकिन फिर मांडवाली हुई, बातचीत हुई, सौदा हुआ और 55 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। ये कहानी क्या है, ये किन्नर करोड़पति कौन थी, इसे क्यों मारा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले किन्नर की ज़िंदगी को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि इस कहानी को समझने में आपको आसानी होगी। हमारे देश में इस वक्त करीब कहते हैं 5 से 6 लाख किन्नर हैं। तो इनकी कुल आबादी करीब 5 से 6 लाख के बीच में है। और इन 5-6 लाख में सबसे ज़्यादा जो है, पहले नंबर पे यूपी में है, दूसरे नंबर पे बंगाल में है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बाकी जगहों पर है। लेकिन कुल मिलाकर इनकी आबादी 5-6 लाख है। और 2016-17 में शायद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया। उसके बाद इनकी जनसंख्या, इनकी गिनती और इनको बहुत सारी फैसिलिटी देने की भी बात आई, और ये हुआ कि इन लोगों को भी कुछ इनका हक मिलना चाहिए। तो उसको लेके बड़ी खुशी की भी बात हुई। लेकिन किन्नर की अपनी ज़िंदगी शुरू से ही रहस्यमय रही है। एक तो ये कि 5-6 लाख किन्नर हैं, तो इनकी आबादी बढ़ती कैसे है, ये एक बड़ा राज था, क्योंकि किन्नर तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। तो फिर ये इनकी आबादी क्यों बढ़ती जा रही है।
50,000 से 75,000, फिर 1 लाख, फिर अभी करीब 5 से 6 लाख। तो स्टडी हुआ तो पता चला कि इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक, किन्नर बहुत सारे गलत तरीके से भी अपनी आबादी बढ़ाते हैं। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर थोड़ी सी हरकत, उसका हाव भाव, चेहरा औरतों से मिलता हो, ऐसे बच्चों को वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, फिर धोखे से अपने गैंग में मिला लेते हैं और उसके बाद वो उसे जबरन या धोखे से किन्नर बना लेते हैं। एक तो ये है जो कि कानूनन जुर्म है। एक, इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं या जिनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं उनका और उन्हें किन्नर बुलाते हैं, उनके अंदर औरतों वाले हाव भाव हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद किन्नर बिरादरी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें किन्नर बना लो, अपनी बिरादरी में शामिल कर लो। तो बाकायदा उसकी एक रस्म होती है और फिर सारी चीज़ें होती है, उसके बाद उनको किन्नर बनाया जाता है। तो इस तरह से भी आबादी बढ़ती है। किन्नरों की कमाई का जो ज़रिया है वो एक तरह से वसूली और मांगना है। एक अजीब बात यह भी है कि किन्नर कभी किसी गम, दुख, तकलीफ़ में वसूली नहीं करते, ना पैसे मांगते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी बल्कि ये कहते हैं कि वो कभी मातम, शोक, रोना धोना ये सब करते ही नहीं हैं। अब अकेले में, तन्हाई में वो कितना अफसोस या गमज़दा होते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन जो उनकी पूरी सामाजिक ज़िंदगी है उसमें वो हमेशा सिर्फ खुश और खुशी अपने आप को दिखाई देते हैं और खुशी के मौके पर ही ये सिर्फ आपको नज़र आएंगे। चाहे वो किसी के घर में शादी हो, किसी के घर में बच्चा हुआ हो, किसी ने नई गाड़ी ली हो, तो ऐसे मौके पे जो खुशी का मौका होता है उसमें जाकर ये सारी चीज़ें लेते हैं और बधाई देते हैं। गम के मौके पे कभी ये आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, ना आपके पास आएंगे। अब एक नया ट्रेंड भी चल गया है कि रेड लाइट पे, लाल बत्ती पे, सड़कों पे, चौराहों पे ये लोग गाड़ियाँ जब रुकती हैं उनसे पैसे मांगते हैं। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब है। और ये जो वसूली और पैसा है ये लाखों करोड़ों में है। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में बाकायदा किन्नरों की अपनी एक टोली होती है और हर शहर का एक किन्नरों का गुरु होता है, हर इलाके का एक गुरु होता है। जैसे पुलिसिंग में होती है कि पहले थाना, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पुलिस हेडक्वार्टर, वैसे ही किन्नरों का है कि नई दिल्ली है तो उसका एक गुरु होगा, पुरानी दिल्ली है उसका एक गुरु होगा, पूरी दिल्ली का एक गुरु होगा, इसी तरह अलग अलग शहरों में। और जो गुरु है उसकी बात सभी को मानना पड़ता है। ये इनके अंदर एक ख़ास बात है कि कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। तो हर इलाके में एक तरह से बंटवारा होता है कि कौन कहाँ वसूली करेगा, कौन, एक एक इलाका सबको मिला हुआ है। इस इलाके में अगर कोई शादी होती है, कोई बच्चा होता है, कोई गाड़ी खरीदी जाती है, कोई और खुशी का मौका होता है, तो बस ये लोग जाएंगे। इनके अंदर बहुत लकीर साफ खींची रहती है, तो उसी हिसाब से बंटवारा होता है और ये करोड़ों का मामला होता है। और जब जब इस लकीर को तोड़ने की कोशिश होती है तो किन्नरों के अंदर भी जुर्म होता है। आज की कहानी वही है, लेकिन उस कहानी पे आऊँ सिर्फ 2 चीज़ें और। तो हर शहर का अपना गुरु होता है, हर इलाके का अपना गुरु होता है, इलाके का गुरु शहर के गुरु को रिपोर्ट करता है, हर इलाका बटा हुआ होता है, वहाँ ये अपने वसूली करते हैं, पैसे मांगते हैं और ये लाखों करोड़ों रुपए में होता है। किन्नरों का जैसे मैंने बताया कि कभी ये दुख, तकलीफ़, मातम, आंसू, आहें, इनमें इसको कोई देखता नहीं है, हमेशा खुशी के मौके पे देखता है। और यही हाल इनके साथ जब किसी किन्नर की मौत की होती है तो भी होता है। किसी की मौत पर भी ये दुखी नहीं होते, मातम नहीं मनाते, बल्कि खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि चलो कम से कम इसे अब निजात मिला और दुआ मांगते हैं कि ऊपर वाला अगले जन्म में इसे किन्नर ना बनाए, चाहे तो मर्द बनाए या औरत बनाए, लेकिन किन्नर ना बनाए। और कहते हैं कि हर मौत के बाद किन्नरों की बिरादरी में बाकायदा उसे चप्पलों से पीटा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी किन्नर की जब मौत होती है तो उसे रात के अंधेरे में ही उसका जनाजा निकलता है, अर्थी निकलती है। और ये कोशिश होती है कि उसकी अर्थी या उसके जनाजे के ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, बाहरी दुनिया के लोगों की। और इसको बड़ा ख्याल रखा जाता है, इसलिए कि इनकी मान्यता है कि अगर उनके अर्थी या जनाजे को किसी ने देख लिया, उनके अंतिम संस्कार या उनके दफनाने को किसी ने देख लिया, तो फिर अगले जन्म में भी ये किन्नर ही पैदा होगा। और अगर वो मर गया और मरने के बाद बेहद खामोशी से, बिना किसी की नज़र पड़े हुए उसे दफना दिया गया, तो बहुत मुमकिन है कि वो अगले जन्म में दोबारा किन्नर पैदा नहीं होगा। किन्नर चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, परंपरा इनके यहाँ इन्हें दफनाने की है, और वो भी बेहद खामोशी से, ताकि कोई देख ना पाए। तो जितनी इनकी ज़िंदगी रहस्यमयी है उतनी इनकी मौत भी रहस्यमयी है। और उसकी एक वजह ये भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी ने किन्नर की अर्थी या मैयत या जनाजा देख लिया तो बड़ा उसके लिए शगुन होता है, अच्छा होता है। जैसे किन्नरों के बारे में ये भी है कि अगर वो दिल से दुआ दे दें तो सामने वाले को दुआ लग जाती है। और इसीलिए किन्नरों की दुआ, किन्नरों के आशीर्वाद लेने के लिए लोग बहुत जाते हैं। और यही वजह है कि किन्नरों को कभी कोई अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाता, या जब वो मांगने आती हैं तो उनको मायूस नहीं करते, बल्कि कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि किन्नर के दिए हुए 1 रुपये का सिक्का
पर्स में रखते हैं, उससे ये कि उनके यहाँ पैसे ज़्यादा आएंगे। तो ये सारी अलग अलग मान्यता है। लेकिन एक चीज़ है कि किन्नरों की दुआओं की बड़ी अहमियत है, और ये मानते हैं लोग कि अगर उन्होंने दिल से दुआ दी तो वो दुआ कबूल होती है। और उसकी वजह ये है, और बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ये भी लोग कहते हैं, इसलिए कि उनकी पूरी ज़िंदगी एक बद्दुआ की तरह वो लोग अपने आप को लेते हैं कि ऊपर वाले ने किन्नर बनाया, और जो ज़िंदगी भर खुद ही गम में हैं, अफसोस में हैं, दुख में हैं, तो ऐसे लोगों को की बद्दुआ लेना बड़ा ख़तरनाक होता है। ये लोगों की मान्यता है। तो इसीलिए उनकी दुआएं लोग लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इनकी दुआएं बड़ी सच्ची होती हैं और इनको वरदान है, इनकी दुआएं कबूल होती हैं जल्दी। तो ये सारी कहानी किन्नरों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। अब जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इलाका बटा होता है, किस तरह से गुरु होते हैं इनके, उसी की ये कहानी है जो एक क्राइम को जन्म देती है। ये कहानी दिल्ली की है, सितंबर के महीने की है। दिल्ली के एक हिस्से की एक गुरु, बल्कि वो दिल्ली की गुरु, जिसका नाम है अनीता जोशी। अनीता जोशी ने एक अपनी, बहुत सारे लोगों का उनका गैंग है जो साथ में रहती है, उसी अनीता जोशी ने एक और किन्नर को गोद ले लिया, जिसका नाम था एकता जोशी को गोद लिया। अब दिल्ली में जो भी वसूली होती, वो सारे पैसे का हिसाब किताब अब अनीता की बेटी एकता करती, क्योंकि उसने उसको गोद लिया था। और धीरे धीरे ये हो गया कि अनीता की जगह अब दिल्ली की इस कुर्सी पर किन्नरों के गुरु के तौर पर एकता ही अगली गुरु होगी। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी लगी। धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहा। इस दौरान में कुछ इलाके में बंटवारे को, चूँकि मैंने बताया किन्नरों में बड़ी सख्ती से होता है कि इलाका बटा हुआ है, तो दूसरे इलाके में जाकर वसूली की बातें और शिकायतें आई। उसको लेके फिर आपस में किन्नरों में झगड़ा भी हुआ, मीटिंग भी हुई, और ये बात भी कई लोगों को हजम नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत दुश्मनी बढ़ती गई। 5 सितंबर 2020 की रात करीब 8:30 बजे एकता और अनीता, माँ और बेटी, दोनों शॉपिंग करके घर लौट रहे थे अपनी कार में। लग्जरी कार है इनके पास, और जिस घर में ये रहते हैं, जीटीबी इनक्लेव दिल्ली का एरिया है ये, वो करीब, उसकी कीमत है उस घर की, उस कोठी की 10 करोड़ रुपए। कहते हैं ये डीडीए के करीब 8 या 10 फ्लैट्स हुआ करते थे, और इन 8-10 फ्लैट को तोड़कर एक आलीशान कोठी बनाई, जिसमें अनीता और एकता, माँ बेटी, और उनके बाकी जो चेले चपाटी हैं वो रहा करते थे। और इस कोठी की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए थी। तो 5 सितंबर की रात 8:30 बजे जब ये घर के नीचे गाड़ी से उतरी, तभी अचानक एक स्कूटी पे 2 लड़के आते हैं, और ये लोग गाड़ी से उतरकर अपने कोठी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनमें स्कूटी में बैठा हुआ पीछे जो शख्स था वो रिवॉल्वर निकालता है और एकता का निशाना लेकर एक के बाद एक 4 गोली मारता है। अनीता को कोई भी गोली नहीं मारता। 4 गोली खाने से एकता वहीं पे गिर जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर तब तक लोग आते हैं, लेकिन इससे पहले ये वो स्कूटी पर सवार दोनों कातिल वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एकता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। अब मामला पुलिस को जाता है, पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, कुछ समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें देखती है। दिल्ली के किन्नरों की एक होने वाली गुरु और उसका कत्ल उसके घर के ठीक सामने। किन्नर बिरादरी को ये बात पता चलती है, उनके अंदर भी गुस्सा, पुलिस को लेकर भी। पुलिस धीरे धीरे जांच करती है, कातिल का सुराग नहीं मिलता है, फिर पुलिस धीरे धीरे सारे CDR, कॉल डिटेल, रिकेट्स और सब कुछ निकालती रहती है। लेकिन आपसी झगड़ा, इन सब एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी दौरान में कुछ कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पुलिस के सामने एक शख्स का नाम आता है, मंजूर, और पता चलता है कि ये एक दूसरी जो किन्नरों की बिरादर लॉबी है, दूसरे गुट की, उसके साथ बड़ा इसका उठना बैठना, मिलना जुलना है। लेकिन ये खुद किन्नर नहीं है, ये ठीक ठाक है, इंसान है। और कुछ मुखबिरों से खबर मिलती है कि इस कत्ल में कहीं ना कहीं उसका हाथ है। अब पुलिस उस मंजूर के फ़ोन को ट्रैप करना शुरू करती है, उसके कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि कत्ल से 2-4 दिन पहले तक वो कुछ नंबरों पे लगातार बात कर रहा था, और जब उन नंबरों को खंगाला गया तो पता चला कि ये नंबर दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर है, और ये लगातार उससे बात कर रहा है। अब मंजूर के इस कॉल डिटेल से कि सीरियल किलर के, मतलब सुपारी किलर के ये संपर्क में है लगातार, पुलिस के कान खड़े होते हैं। इसी के बाद पुलिस मंजूर को उठाती है, और मंजूर से उठाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो मंजूर बताता है कि दरअसल जो कत्ल हुआ वो दिल्ली के 1 लाख का इनामी बदमाश और सुपारी किलर गगन पंडित ने कराया। इसके बाद पूरी कहानी वो बताता है।
इसमें हुआ ये कि दिल्ली की गुरु बनने जा रही थी एकता। इस बात से बाकी किन्नर बिरादरी दूसरे इलाके की नाराज़, क्योंकि बहुत सारे गुरु के दावेदार थे। फिर उनकी वसूली और कमाई बहुत ज़्यादा थी, जो 10 करोड़ के कोठी में रह रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों से चिढ़कर कुछ किन्नरों ने तय किया कि अगर एकता को रास्ते से हटा दिया जाए तो दिल्ली के गुरु की गद्दी पर बैठना आसान हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। और इसी के बाद प्लानिंग हुई। मंजूर, जो किन्नरों के बीच में अक्सर आया जाया करता था, उनसे हमदर्दी रखता था, उनके साथ दोस्ती थी, उसी मंजूर का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि मंजूर एक जिस जिम में जाया करता था वहाँ गगन पंडित भी आया करता था, और वहीं उससे दोस्ती हो गई थी। और दोस्ती के दौरान पता चला कि एक सुपारी किलर है, पैसे लेके कत्ल करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो कुछ किन्नरों ने मंजूर से संपर्क किया और एकता की सुपारी की बात की। मंजूर ने गगन पंडित से बात की। गगन पंडित ने जब सारी कहानी सुनी और इन लोगों की किन्नरों की कमाई के बारे में जब पता चला, तो उसने सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग की। उसने कहा कि वो कत्ल तो करेगा, इसमें रिस्क बहुत है, लेकिन 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए की ज़्यादा रकम थी। कई बार मीटिंग हुई फिर किन्नर बिरादरी के बीच में, उसके बाद मोल तोल हुआ और आखिरकार 55 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। गगन पंडित को 55 लाख रुपए दिए गए। गगन पंडित ने अपने शूटर भेजे और 5 सितंबर को, क्योंकि उससे पहले इन्होंने फिर जब सुपारी ली तो पूरी रैकी की कि अनीता और एकता ये लोग कब कितने बजे कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, घर से कब निकलते हैं, सारी पूरी रैकी हो चुकी थी। उस रैकी के बाद इन्होंने 5 सितंबर, उन्हें मालूम था कि रात जनरली इस वक्त तक घर पहुँचते हैं। स्कूटी पर सवार 2 कातिल पहुँचते हैं और वो गोली मारते हैं और गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो तो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन गगन पंडित फरार था। इसके बाद पता चला कि गगन पंडित एक दिन दिल्ली में पहुंचने वाला, एक मेट्रो स्टेशन के नीचे कहीं मिलने वाला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंचती है और उसे दबोच लेती है। इसके बाद वो अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके बाद पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ती है और जो आखिरी नतीजा सामने आता है वो यही है कि किस तरीके से एकता और अनीता, इन माँ बेटी के बीच में जो गद्दी को लेकर बातचीत हुई और एकता अगली गुरु होने वाली थी, और जिस तरीके से इनकी कमाई थी उस पर बाकी किन्नरों की गुटों की नज़र थी, और वो लोग नहीं चाहते थे कि एकता गुरु बने, और इसीलिए आपस में पैसे जोड़कर उन्होंने एकता के नाम की सुपारी निकाली 55 लाख रुपए में, और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी सुपारी दी थी। तो कातिल पकड़ा गया, सुपारी किलर भी पकड़ा गया, जिसने कत्ल किया वो भी पकड़ा गया, और इस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा था कि किन्नरों की ज़िंदगी के बारे में समझेंगे तो इस कहानी को समझना ज़्यादा बेहतर और आसान होगा कि इस पूरे कत्ल के पीछे किन्नरों के गैंग की जो वसूली है, वसूली भी शब्द नहीं, जो मतलब जिस तरीके से वो जाते हैं घर घर और मांगते हैं, और वो जो कलेक्शन है वो काफ़ी मोटी रकम है। और वो सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, बल्कि देश की जिस शहर में किन्नर की तादाद है वो रहते हैं, वहाँ पे इसी तरीके से। और वहाँ पे आमतौर पे ये पीसफुल तभी रहते हैं सब मामला, जब तक कि आप अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। अगर आपने इलाके की हद को पार की तो किन्नरों की बिरादरी में भी बहुत सारे क्राइम होते हैं, और उसी एक क्राइम की वजह से जिसकी भेंट चढ़ी एकता, जिसका कत्ल हो गया। तो ये कहानी थी दिल्ली के किन्नर की, जिसकी सुपारी के लिए 55 लाख रुपए दिए गए थे। अब कुछ लोगों के मेल आपके सामने आज नोट करके लाया हूँ, बहुत दिन हो गए थे। एक ऋतिक राव हैं और इन्होंने मेल भेजा है, और कुछ सवाल भी इन्होंने पूछे हैं, ये इनके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ऋतिक राव, तो ऋतिक, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा डिटेल में। इसके अलावा आशुतोष तेलांग हैं। आज गुड़ी पड़वा नवरात्रे और कल से रमज़ान रोज़ा भी शुरू हो रहा था। ये सभी की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक दिल से। प्रेम लता है, इन्होंने एक क्रिमिनल कपल की कोई स्टोरी बताई है, तो मैं ज़रूर आपसे संपर्क करूंगा। आरती चौहान हैं, आरती चौहान ने भी एक कहानी की फरमाइश की है, और ये हैं मिसिंग कॉप ऑफ नवी मुंबई, अश्वनी बिड्रे। तो मैं आरती जी इसकी भी कहानी जल्दी सुनाता हूँ। लवलीन भटनागर हैं, इसके अलावा रितेश झा हैं, गृजेंद्र मिश्र, ऋषभ आर्या, नीरज, विशाल राय, आरिफ हुसैन, बाबू, अमोल वांकारे, सुजाता, इसके अलावा नारायण पारीक, मुरली थाती पामूला,
मुंबई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी सुनना चाहते हैं, मैंने आपसे बताया था कि मैं जल्दी एक एक करके सभी की कहानी आपको सुनाऊंगा जो भी टॉप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई या देश के हैं। बाबर खान, पुरावी पाटिल, केविन बरोट, हर्षद पाटिल, अमित शर्मा, मोहम्मद कैफ, नारायण दत्त त्रिपाठी, मिस मुस्कान, वैभव सिंह। और मुस्कान ने भेजा कि इनके फादर जो है वो बहुत ही कहानी शौक़ से सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। मुस्कान और इनके फादर हैं कर्नल अशोक कुमार। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस तरह से देखते हैं, तारीफ़ करते हैं तो हौसला मिलता है। फिर दशरथ सीमा, बल्कि सेनमा, सोनू पवार, सिंह इस किंग, विशाल भट्ट, सलमान सैयद, मोनाली श्रीवास्तव, जयकांत जगत, अमित कुशवाहा, हर्ष सिंह, आमिर हुसैन शेख, इसके अलावा दीपेश पुनेठा, शिवनाथ मरवाहा, ऋषि चौधरी, संतोष कुलकर्णी, निकू सरन, खुशल दत्त त्रिपाठी, सुबेक सिंह, रिंकू उचानिया, पंकज जायसवाल, प्रीति, दीपक सिंह, सैयद इनायत, समीर सिंह, सचिन मोहंती, प्रवीण कुमार, कुशल कुमार बाथम, दीपक सिंह, कनाकेडू चटर्जी, पंकज सिंह, सुंदर यादव, आज़ाद हुसैन, प्रदीप कुमार पांडे, हिमांशु, सुधीर, कल्लोल दास, काबोसू ग्रुप्स, आमीश पांडे, रेखा बाने, डी सिंह राठौर, धनंजय तावड़े, शगुफ्ता ज़बीन, प्रमेश सिंह, रवि शर्मा, अमन पांडे, शशांक गुप्ता, संगीता उइके, गिरधारी लाल, चेतन शर्मा, ऋषभ कुमार, रवि देवांगा, अंकित मनोरकर, राज भोयर, सौरभ रघुवंशी, शिव भक्त सिंह राजपूत, लर्न एक कुछ और नाम है, अंकुर भास्कर, मनोज लुखार, गोविंद चौधरी, के शर्मा, अन्ना बेलसम, शशांक शेखर पांडा, विजेता तिवारी, भूषण थोमरे और इसके अलावा मयंक, महबूब खान, लोकेश परवानी।